हमारा जो आज जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में जो है वो आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। दूसरे हिस्से में आपको टीचिंग मेथडोलॉजी बताई जाएगी कि साइंस हम कैसे पढ़ाते हैं, आर्ट्स हम कैसे पढ़ाते हैं। और तीसरे हिस्से में मेरी तरफ से कुछ सजेशंस होंगी जो मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड होंगी। पेरेंट्स को मेरे तरफ से कुछ सुझाव होंगे कि ये आप चीज़ें करें तो बच्चे के जो है रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट होगी। तो सबसे पहले हम अपने एजुकेशन सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम जो है, पहले मैट्रिक क्लासेस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में मैं प्री 9th के बारे में बताऊंगा। मैट्रिक क्लासेस का मतलब यहाँ पर हमारे पास 9th और 10th दोनों है, यानी कि ओल्ड 9th और 10th जो बोर्ड में जिन्होंने अपेयर होना है उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम। तो उनका जो सेशन होता है वो तकरीबन एक जैसा ही चलता है। थोड़ा सा उसमें फ़र्क ये होता है कि एंड में जाके जो है उनका एक जो है फुल बुक ज़्यादा होता है, बाकी जो टेन्योर उनके चलते हैं वो सेम चलते हैं। ठीक है, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो हमारा टेस्टिंग सिस्टम बेसिकली 3 राउंड्स पे मुश्तमिल है, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। राउंड 1 जो हमारा है उसमें हम 8 टेन्योर्स में सिलेबस को डिवाइड करते हैं। 8 हिस्सों में जो है हम सिलेबस को डिवाइड कर देते हैं। तो हर हिस्से में इस तरह से हमारे पास टेन्योर हमने डिवाइड किया होता है कि 10 डेज जो है उसमें सिलेबस को पढ़ाया जाता है। हम अच्छे से सिलेबस को 10 डेज़ में पढ़ा देते हैं। उसके बाद जो 4 दिन उसके बाद आते हैं तो उसमें हम लोग उनकी टेस्टिंग लेते हैं। 2 टेस्ट होते हैं, एक साइंस का टेस्ट होता है और एक आर्ट्स का टेस्ट होता है। बच्चों के जैसे लेक्चर चल रहे होते हैं वैसे ही उनका जो है वो टेस्ट चल रहे होते हैं। मतलब फर्स्ट लेक्चर में अगर एक टेस्ट हो गया तो फिर 5 लेक्चर में एक टेस्ट होगा, अगले दिन दूसरे में है तो फिर छठे में एक टेस्ट होगा। तो इस तरह से बीच में भी बच्चों को जो है रिवीजन का टाइम मिलता है, टीचर से डिस्कस करने का टाइम मिलता है। तो ये 4 दिन में टेस्ट भी हो रहे होते हैं। अगर बच्चे ने कोई चीज़ समझनी होती है तो उसके लिए भी उसको टाइम मिल रहा होता है। यानी हमारे पास जो टोटल टेन्योर है वो 14 डेज पर मुश्तमिल होता है। इस तरह के हम 8 टेन्योर में पूरा सिलेबस डिवाइड करते हैं और इसको जो है हम राउंड 1 कहते हैं। और इसमें जो है हमारे पास हर टेन्योर का रिजल्ट जो है, ठीक है, वो हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर्स पर भेजते हैं। आप लोग रिसीव करते होंगे, आपके पास रिजल्ट आता होगा। तो ये इसलिए होता है कि हर टेन्योर पर हम आपको रिजल्ट देते हैं ताकि आपको पता चलता जाए कि आपका जो बच्चा है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बाज़ औक़ात पेरेंट्स हमें FLP पर आकर कहते हैं कि बच्चा ये परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए हम हर टेन्योर पे, हर स्टेप पे उनको बता देते हैं कि बच्चे की ये परफॉर्मेंस है। उसे देख सकते हैं अगले टेन्योर में उसने इम्प्रूव किया है या उसका रिजल्ट डिक्रीज़ हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास लेक्चर वाइज टेस्ट सिस्टम है। लेक्चर वाइज टेस्ट सिस्टम के बाद हमारे पास जो है जो ही हमारा फर्स्ट हाफ कंप्लीट होता है, आधी बुक हमारे पास कंप्लीट होती है, 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है, तो हम एक FLP लेते हैं। FLP का मतलब होता है फुल लेंथ पेपर। जिस तरह बोर्ड का पेपर होता है सेम वही नंबरिंग होती है, वही टाइम होता है, एक तरह से बोर्ड की हम रिहर्सल कराते हैं उन्हें, तो उसको हम फर्स्ट FLP कहते हैं। ये हमारा यूँ समझ ले कि 8 टेन्योर हैं, तो 4 टेन्योर जब ख़त्म होंगे, 4 टेन्योर का जो सिलेबस है उसके बाद हमारा क्या होगा, फर्स्ट FLP होगा। 50% सिलेबस उसमें शामिल होगा और ये पूरा बोर्ड पैटर्न होगा। उसके बाद हमारे पास जो है अगले जो हम 4 टेन्योर पढ़ाएंगे, यानी 5, 6, 7 और 8, उन टेन्योर में उनके भी टेस्ट हो रहे हैं। उनका सिलेबस पढ़ाने के बाद हम सेकंड FLP लेते हैं, जिसको हम सेकंड हाफ वो कहते हैं। इसमें जो दूसरा 50% हमारा सिलेबस बच गया था वो इसमें शामिल होता है। और हमारी जो PTM होती है वो हमेशा FLP के बाद होती है। फर्स्ट FLP के बाद भी PTM हुई थी। उसके बाद जो अभी आपने देखा होगा स्टूडेंट जो है वो नीचे पेपर दे रहे हैं, ये हमारा सेकंड FLP चल रहा है। इसके बाद भी PTM रखी जाएगी। तो ये 3 PTM हम आमतौर पे करते हैं। उसके जो है हम चाहते हैं कि सारे पेरेंट्स उस पर आएँ। फर्स्ट FLP, ठीक है, 50% सिलेबस ख़त्म होने के बाद, सेकेंड FLP नेक्स्ट 50% सिलेबस ख़त्म होने के बाद, उसके बाद हमारे पास जो है फुल बुक की एक PTM होती है। तो फुल बुक की PTM पर भी हम पेरेंट्स को जो है कहते हैं कि वो आए, लाजमी आए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो राउंड 1 है ये दिसंबर में एंड हो रहा है हमारे पास। जैसे ही ये 18 दिसंबर को जो है ये हमारे पास जो है FLP ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो है आपको PTM के लिए बुलाएंगे। और जो हमारी सेक्शनिंग होती है, सबसे जो अहम इशू है हमारी सेक्शनिंग का, वो FLP के रिज़ल्ट पर होती है। जितने भी हमारे FLP होते हैं, मतलब फर्स्ट FLP के बाद हम सेक्शन चेंज करते हैं। जिन्होंने इम्प्रूव किया है उनको हम अच्छे सेक्शंस में ले आते हैं। उसके बाद सेकंड FLP के बाद भी हमारे पास जो है सेक्शनिंग होती है।
तो अक्सर पेरेंट्स इसके हवाले से कहते हैं कि बच्चे को आपने क्यों चेंज किया, उसका सेक्शन क्यों चेंज किया, उसको इस सेक्शन में क्यों ले आए। तो देखिए, पहले 4 टेस्टों में हमने उसको पढ़ाया, उसको सिखाया, उसको मौका दिया परफॉर्म करने का। उसके बाद हमने उन्हीं 4 टेस्टों का जो है FLP दिया। उसके बाद जो है, क्योंकि ये बोर्ड की तरह हमारे पास पेपर होता है, बोर्ड की तरह रिजल्ट आता है, तो हम उस पर सेक्शनिंग कर देते हैं। इसमें जो है मेरिट पे हम सेक्शनिंग करते हैं कि ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो हमारे पास B1 में, A1 में इस तरह से आ जाते हैं। तो इस तरह से मेरिट पे सेक्शनिंग होती है, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होती। आपका बच्चा जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है हम उसको उसी के सेक्शन बिठा देते हैं। और ये सेक्शन फिक्स नहीं होते, वो सेकंड राउंड में जब आएंगे, सेकंड FLP में इंप्रूव करें और दोबारा से अच्छे सेक्शन में आ जाए। तो इसलिए इन FLPs को जो है सबसे ज़्यादा आपने कॉन्शियस लेना, अगर आप लोग इसके बारे में कॉन्शियस है सेक्शन चेंज के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास राउंड 2 है। राउंड 2 जो है ये हमारा जो है 9th और 10th दोनों का 4 टेन्योर पर मुश्तमिल है। इसमें हम 6 दिन जो है उसमें सिलेबस पढ़ाते हैं दोबारा से, यानी एक दफ़ा सिलेबस हमने पूरा ख़त्म कर दिया, अब दोबारा नए सिरे से हम सिलेबस पढ़ाना शुरू करेंगे राउंड 2 में। और इसमें जो है दरमियान में हमारे पास 2 दिन टेस्ट के आते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो टेन्योर है हमारे पास ये 8 दिन का बन जाता है। और ये इस तरह से बनता है, ये हमारे पास एक टेबल है इसको समझाने के लिए कि हमारा राउंड 2 किस तरह से होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है लेक्चर्स है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये 8 लेक्चर्स हो गए, ठीक है। ये हमारे पास जो है डेज हो गए। अब पहले दिन जो टेस्ट है वो T1 है हमारे पास, वो पहले 2 लेक्चर्स में होगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास इसकी टेस्ट की लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। राउंड 1 में जो हमारा टेस्ट होता है वो 30 मार्क्स का होता है, राउंड 2 में 35 मार्क्स का होता है। तो हम उसको बोर्ड के मुताबिक, यानी 35 अगर मार्क्स हैं तो उसको टाइम देना चाहिए 70 मिनट्स। तो हम उसको उतना टाइम देते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 लेक्चर जो हमने ये रखे। यहाँ पर ये हमारा टेस्ट होगा और बाकी जो लेक्चर्स हैं उसमें सारा जो है हम सिलेबस पढ़ाएंगे दोबारा से। उसके बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे को जो है ये हमारे पास T2 का जो टेस्ट है ये 3 और 4 लेक्चर में होगा। बाकी जो लेक्चर है हमारे पास इसमें सारे जो है उनको सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से T1, T2 और ये T3 है, T4 है, फिर से T5 यहाँ पर आ गया, T6, T7 और ये T8। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इनको पढ़ाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड की बारी 2 मरतबा आ रही है, यानी 8 दिन में 2 मरतबा ये जो है हमारे पास लेक्चर ये टेस्ट में चले जाएंगे। बाकी जो 6 दिन है इनको ये पढ़ाने का मौका मिलेगा। इस 6 दिन में वो दोबारा से सिलेबस जो है नए सिरे से पढ़ाएंगे। इसी तरह हर लेक्चर में, जैसे ये 3 और 4 को आप देखें, इनके भी 2 दिन हमारे पास टेस्ट आएंगे, बाकी जो है सारा दिन इनको जो है सिलेबस पढ़ाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और इसमें राउंड 2 में सबसे अहम बात जो है हमारे पास प्रैक्टिकल्स है। तो प्रैक्टिकल का वेटेज बढ़ता जा रहा है। अब हम सुन रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल की नोटबुक्स पहले वहाँ पे चेक हो जाती थी सेंटर पे और वहीं पे नंबर लग भी जाते थे, लगवा भी लेते हम। अब वहाँ से जो नोटबुक्स हैं वो ले जाएंगे बोर्ड में और वहाँ पर वो चेक करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल्स उनको करवाते भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के हमारी बहुत अच्छी लैब बनी हुई है, उसमें सारा ऑपरेटर्स पढ़ा है। जितने हमारे प्रैक्टिकल्स हैं सिलेबस में उन सब का ऑपरेटर्स हमारे पास लैब में मौजूद है। और वो प्रैक्टिकल्स हम उनको परफॉर्म भी कराते हैं, उनको याद भी कराते हैं, ताकि वो पेपर में जाकर खुद से उनके अंदर लिखने की सलाहियत हो, किसी चीटिंग पर वो बेस ना करें। खुद से वो जाकर वहाँ पर उनको सारा प्रोसीजर लिखना आता हो, सारी टेबल बनानी आती हो, उनको परफॉर्म अगर भी कराएं तो वो परफॉर्म करना भी जानते हो। तो ये सारा जो है हम उनको राउंड 2 में जो है ये सारा सिखा देते हैं। लेकिन ये सारा जो है वो 10th के लिए होता है, क्योंकि 10th के फौरन बाद क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। उसके बाद राउंड 3 जो है हमारा तीसरा जो राउंड है ये FLP जो है ये फुल बुक पे है, यानी इसमें हमारे पास बोर्ड की रिहर्सल हमने करनी है, पूरा जो है सिलेबस इसमें शामिल है हर बुक का, ठीक है। उतना ही टाइम देंगे जितना बोर्ड का टाइम होता है, उतना ही पेपर का वेटेज होगा और लेवल थोड़ा हमारा जो है वो बोर्ड से हाई होता है। हम चाहते हैं कि हमारे पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ा सा बोर्ड से हाई रहे। तो उसके बाद हमारे पास 10th की एक ही फुल बुक होती है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने फ़ौरन जो है वो बोर्ड के पेपर में अपेयर होना होता है। और 9th को क्योंकि इनके 10th के पेपर ख़त्म होने के बाद इनको फिर इन्होंने अपेयर होना होता है, तो यहाँ पर हमें टाइम मिल जाता है कि वहाँ पर हम उनके 2 जो है FLP ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, फिर से मैं बता दूं कि हमारे पास टेस्टिंग सिस्टम जो है वो 3 राउंड्स पर मुश्तमिल है। राउंड 1 उसमें सारा सिलेबस पढ़ाया जाता है, 8 टेन्योर में 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उसमें जो है हमारे पास 10 दिन पढ़ाई होती है और 4 दिन क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं,
ठीक है। 14 दिन का एक टेन्योर होता है, 8 टेन्योर टोटल होते हैं। उसमें एक दफ़ा हमने पूरा सिलेबस ख़त्म कराना होता है और उसमें से हर हाफ पर हमारे पास एक फुल बुक होता है, FLP होता है, ठीक है। फर्स्ट हाफ बुक हो गया और सेकेंड हाफ दोनों पे हमारे पास हो गया। उसके बाद दोनों की PTMs होती हैं। फिर राउंड 2 जो हमारा आता है, राउंड 2 में हमने दोबारा से सिलेबस सारा पढ़ाना होता है। तो उसमें 6 हमारे पास दिन पढ़ाने के होते हैं और 2 दिन जो होते हैं वो टेस्टिंग के होते हैं, यानी 8 दिन का एक टेन्योर होता है और टोटल हमारे पास 4 टेन्योर होते हैं। उसके बाद तीसरा जो राउंड है हमारे पास, वो हमारे पास फुल बुक पेपर होता है। 10th का हमने एक दफ़ा पेपर लेना होता है और 9th का हमने 2 दफ़ा पेपर लेना होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। तो बच्चों को हम मुकम्मल पॉलिश करके भेजते हैं ताकि वो सारा साल पढ़ते भी रहे और साथ साथ टेस्ट भी देते रहे। उसके बाद 9th और 10th का जो है हमने समझ लिया सारा। अब जो है हम प्री 9th की बात करेंगे। तो इस प्री 9th का अगर हम देखें, सेशन स्टार्ट हो रहा है 12 अक्टूबर से और ये सेशन एंड होगा 7 अप्रैल तक। तो इसमें जो है हमारे पास 10 टेन्योर हैं। हमने इनका सिलेबस जो है 10 टेन्योर में डिवाइड कर दिया है। तो इसमें भी 10 दिन जो है वो सिलेबस कवरिंग के हैं और 4 दिन इनके भी टेस्ट होंगे। तो ये 10 दिन जो 10 टेन्योर है, इसमें इनका मुकम्मल सिलेबस डिवाइड है। इसमें एक दफ़ा पढ़ेंगे, उसके बाद ये 7 अप्रैल के बाद जो है ये ओल्ड 9th में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओल्ड 9th में फिर से इनको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि फिर से हमारे पास ओल्ड 9th का पूरा स्केड्यूल इन पर अप्लाई होगा, राउंड 1, 2 और 3, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे पास चेंजेस आ रही है आजकल, उसके हवाले से आपको बताना है। तो पहले तो बोर्ड जो है वो मार्क्स सिस्टम को छोड़कर ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। आपके रिज़ल्ट कार्ड पर ग्रेड्स होंगे और CGP जो है वो शामिल कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास देखें कि हमारे पास बच्चे के अगर 95% से 100% तक है तो डिस्क्रिप्शन में उसको ग्रेड मिलेगा एक्सेप्शनल और उसको जो है ग्रेड लेटर ग्रेड मिलेगा हमारे पास A++। और अगर उसके 90% से लेकर 94% तक है तो उसको जो है अवार्ड किया जाएगा आउटस्टैंडिंग और ग्रेड मिलेगा A+। अगर 85% से 89% तक है उसकी परसेंटेज है तो उसको अवार्ड किया जाएगा एक्सीलेंट और उसका जो ग्रेड है वो हमारे पास A होगा। उसके बाद 80% से लेकर 84% तक अगर उसके मार्क्स की परसेंटेज आती है तो उसको अवार्ड किया जाएगा वेरी गुड और जो है उसको ग्रेड मिलेगा B++। उसके बाद 75% से 79% जो है उसको गुड का जो है अवार्ड मिलेगा और उसको ग्रेड मिलेगा B+। 70% से 74% तक उसको टाइटल मिलेगा फेयरली गुड और हमारे पास उसको जो ग्रेड मिलेगा वो B मिलेगा। उसके बाद 60% से 69% तक उसको जो है अबव जो है एवरेज बताया जाएगा और उसको जो है ग्रेड मिलेगा C। उसके बाद 50% से 59% तक यहाँ पर उसको जो है एवरेज का टाइटल मिलेगा और उसको मिलेगा D ग्रेड। 40 से 49% तक बिलो एवरेज और E हो गया और लेस देन 40% अनसेटिस्फैक्ट्री जिसको हम फेल कहते हैं तो उसको ये ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि पहले 5% तक है तो उसके बाद यहाँ से जो है वो 10% पे शिफ्ट हो गया। तो अब ये जो है बोर्ड में जो है नई तब्दीली आई है। उसके बाद जो नई तब्दीली ये आई है कि पासिंग मार्क्स जो है पहले 33% होते थे सब्जेक्ट के, तो वो सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स अब कितने पे हो गए हैं 40% पे, यानी जो 40% से कम लेगा उसको फेल कंसीडर किया जाएगा। 40% से ज़्यादा लेना अब ज़रूरी हो गया, ठीक है। यानी हमारे पास जो है 50 जो जिस नंबर का, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का 50 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें से 20 मार्क्स लेना लाजमी है। अगर जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करें तो उनके 60 मार्क्स का पेपर होता है तो पहले 20 वाला पास होता था, अब 24 वाला जो है वो पास होता है उसमें, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास 75 वाला पेपर होता है, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, इसमें पहले 25 वाला पास होता था, अब 30 वाला हो गया। तो ये हमारे पास होगी कि मार्क्स में हमारे पास किस तरह से चेंजेस हो जाएंगी, यानी 33% से वो 40% पर कैसे शिफ्ट हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो पेपर आएंगे 25% पेपर जो है वो कंसेप्ट बेस्ड होगा। उससे पहले जो है हमारा टोटल पेपर जो होता है हम उसको कह सकते हैं वो क्रैमिंग बेस्ड होता है, कि मतलब वही चीज़ें हैं, हम उसको कहते हैं 5 ईयर से कर लो, वही डेफिनेशंस वो बार बार क्या हो रही होती हैं, रिपीट हो रही होती हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसको आम लैंग्वेज जो हम कह सकते हैं अनसीन क्वेश्चंस हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो बुक की वर्डिंग से हट के हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस 25%
बोर्ड वाले इस दफ़ा पेपर में शामिल करेंगे और आगे ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी। हर साल जो है ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी। पेपर को कंसेप्चुअल की तरफ वो लाना चाह रहे हैं, क्रैमिंग ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है 9-10 के बच्चों के लिए चैलेंजेस और बढ़ गए हैं, उनको और जो है मेहनत की ज़रूरत है और हमें टेक्निकल होने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टीचिंग मेथोडोलॉजी पे बात करेंगे। तो इसमें पहले हमारे पास है डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में हम जो है बच्चों को लेक्चर देते हैं, बोर्ड पे प्रिपेयर करके टीचर लेक्चर देते हैं, अच्छे से उनको जो है डायग्राम्स बना के समझाई जाती हैं। ठीक है, फ्लो शीट डायग्राम अगर उसमें आती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम बायो की बात करें तो बायो में जो है डायग्राम के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से एक कंसेप्ट को समझाया जा सकता है। ठीक है, बाज़ औक़ात केमिस्ट्री में हमें डायग्राम बनानी पड़ती है, फिज़िक्स में डायग्राम बनानी पड़ती हैं, या फ्लो चार्ट्स हमारे पास आ जाते हैं, तो उनके ज़रिए से हम उनको समझाते हैं। वाइट बोर्ड पर ये डायग्राम्स भी बनाते हैं, डेफिनेशंस भी लिखते हैं, डेरिवेशंस भी लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बोर्ड पर जो है एक अच्छे तरीके से उनको समझाई जाती हैं और बार बार उनसे पूछा जाता है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एनिमेशंस दिखाई जाती हैं। हम उनको ये जो मल्टीमीडिया है इसके ज़रिए से कुछ टॉपिक बहुत मुश्किल होते हैं तो हम उनको यहाँ पर भी समझा देते हैं मल्टीमीडिया पर जो है विजुअल्स के ज़रिए से, ताकि उनका कंसेप्ट जो है बन जाए, उनको चीज़ आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद हम उनको जो है जो हमने टॉपिक पढ़ाया होता है उसमें से कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से कहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन है, कहाँ पर MCQs बनते हैं, तो ये बोर्ड की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ये सारी टॉपिक वाइज उनको रोज़ाना की बुनियाद पर बताई जा रही होती हैं कि ये बेटे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर MCQs बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उनको जो है रोज़ाना की बुनियाद पर करवा रहे थे। और उसके बाद हमारे पास जो टेन्योर होता है उसमें हम उनको पास्ट पेपर्स के ज़रिए से भी बताते हैं। हम उनको पास्ट पेपर्स जो है उनसे पढ़ के सुनाते हैं कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसकी वर्डिंग ये भी आ चुकी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसकी वर्डिंग ये भी आ चुकी है, ये चीज़ आपसे इस तरीके से भी पूछी जा सकती है, वेरी करके भी पूछी जा सकती है। बाज़ औक़ात चीज़ें वही होती हैं, बच्चे को समझ नहीं आता कि मुझसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन क्या किया गया है। आंसर उसको आता होता है लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो हम उनको ये चीज़ें भी बताते हैं कि ये चीज़ है, इसको कितने तरीक़ों से पूछा जा सकता है। तो उसके बाद जो है बच्चों से हम फीडबैक लेते हैं, यानी अगले दिन जो उनको हम देते हैं डायरी देते हैं कि मिसाल के तौर पर ये आपने बेटा ये 3-4 MCQs हैं, ये 5 डेफिनेशन है, ये आपने याद करके आनी है। तो अगले दिन फिर हम लेक्चर जब शुरू होता है तो फिर उनको रिवीजन का थोड़ा सा टाइम देते हैं, 4-5 मिनट के आप रिवाइज़ कर लें। उसके बाद फिर हम उनसे वो डेफिनेशंस हैं, वो MCQs हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते रहते हैं, ओरल टेस्ट होता रहता है, ताकि बच्चा जो है वो पढ़ाई के साथ स्टिक रहे, वो अपनी किताबों के साथ जुड़ा रहे, उसको रोज़ का टॉपिक रोज़ हो। टेन्योर सिस्टम में वही बच्चा कामयाब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा कामयाब हो सकता है जो रोज़ का काम रोज़ करे। 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसे, 8 दिन का उसको काम मिल रहा है, 10 दिन के बाद उसका टेस्ट होना है, 10 दिन के बाद हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर हो चुका होता है। अगर बच्चा रात को बैठे कि मेरे सुबह जो है वो 2 फिज़िक्स का पेपर है, उर्दू का पेपर है, मुझे बताया रात को तो बैठ के वो फिज़िक्स का चैप्टर नहीं कर सकता, साथ में उर्दू का सिलेबस नहीं कर सकता। इसमें वही बच्चा कामयाब हो सकता है जिसने रोज़ का काम रोज़ किया हुआ। ठीक है ना, तो रोज़ का काम जब रोज़ करेगा फिर उसको जो है तैयार करने में आसानी होगी, घंटे डेढ़ में 2 घंटे में उसको बैठ के आसानी से तैयार कर लेगा। जिसने नए सिरे से तैयार करना है उसके लिए तो बहुत मुश्किल काम है। तो टेन्योर में ये आपको बताना है कि आप इस चीज़ पे नज़र रखें कि आपका बच्चा जो है, हम लोग भी इसी चीज़ पे नज़र रखते हैं, आप लोग भी ज़रा इसके बारे में कॉन्शियस हो जाएं कि आपका बच्चा रोज़ का काम रोज़ करे। टेन्योर सिस्टम में कामयाबी के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये हमारी बुक्स है, केमिस्ट्री की बुक है, फिज़िक्स की बुक है, बायो की है, कंप्यूटर की है और मैथ की है। ये हमारे साइंस सब्जेक्ट्स की बुक हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है आर्ट सब्जेक्ट्स की टीचिंग मेथोडोलॉजी। आर्ट सब्जेक्ट में हमारे पास इंग्लिश है, उर्दू है, पाक स्टडी है, इस्लामियत है, तर्जमतुल कुरान है। तो उनको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो उनको सबसे पहले जो है हम रीडिंग करके बताते हैं कि हम मिसाल के तौर पर तर्जमतुल कुरान है, ठीक है, या उर्दू है या इंग्लिश है, पहले टीचर खुद रीड करके उनको बताएगा भाई ये जो है प्रोनाउंसिएशन किस तरह है, उर्दू की जो है हमने इसको किस तरह से पढ़ना है, इंग्लिश को किस तरह से पढ़ना है, तर्जमतुल कुरान को किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उनकी विकॉबलरी, कोई भी लैंग्वेज है तो उसकी विकॉबलरी सबसे ज़्यादा होती है। लैंग्वेज जो है एक फिनोमिना है, उसको समझने के लिए विकॉबलरी का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उर्दू की वोकैबुलरी हो गई, इंग्लिश की हो गई, आप तर्जमातुल कुरान को अगर हम अरबी में ले लें उनकी वोकैबुलरी हो गई, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ग्रामर है, तो आप ये जानते हैं कि ग्रामर के बगैर जो है कोई भी लैंग्वेज जो है हम नहीं समझ सकते। उर्दू इंग्लिश को ख़ास तौर पर समझने के लिए हमें उसकी ग्रामर पर मुकम्मल अबूर होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद जो उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्सरसाइजेज को मार्क कराया जाता है, उनके अंदर MCQs हैं, उनके अंदर टेबल्स बनी हुई हैं, उनके अंदर शॉर्ट बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको कवर कराई जाती हैं। फिर हर टॉपिक जो हमने पढ़ाया, यानी हर चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, उर्दू का चैप्टर ख़त्म हुआ, इंग्लिश का चैप्टर ख़त्म हुआ, फिर हम उसके पास्ट पेपर से बताते हैं, भाई बेटा आपसे ये सिनोनिम पूछा जा सकता है, ये चीज़ पूछी जा सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से आपसे सवाल किया जाएगा। तो ये हम टॉपिक बाय टॉपिक जो पढ़ा रहे होते हैं उसके साथ हम ये चीज़ें भी उनको सिखा रहे होते हैं। और सबसे जो अहम चीज़ है वो पेपर प्रेजेंटेशन है। पेपर प्रेजेंटेशन के बगैर बच्चों के मार्क्स जो है जितने आने चाहिए उतने नहीं आ सकते। यानी आपको आता है, एक दो बच्चे हैं फ़र्ज़ किया, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चे को भी उतना ही आता है, दूसरे को भी उतना ही आता है। एक ने पेपर बहुत अच्छे से खूबसूरत बना के लिखा, तरीके से लिखा, उसकी नंबरिंग सही की, दूसरे बच्चे ने पेपर में कटिंग बहुत ज़्यादा की, उसको नंबरिंग करने का तरीका नहीं आता, उसको पेपर बनाने का तरीका नहीं आता। तो आप बताएं किस बच्चे के नंबर ज़्यादा आएंगे? नॉलेज दोनों का सेम था। जिस बच्चे की पेपर प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होती है उसके नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं, चाहे उसका नॉलेज दूसरे बच्चे के लेवल का भी हो। तो पेपर प्रेजेंटेशन की सारी टेक्निक्स जो है उनको समझाई जाती है कि आपने पेपर को खूबसूरत कैसे लिखना है, पेपर को साफ़ सुथरा कैसे लिखना है, पेपर को इन टाइम कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको साथ साथ सिखाई जाती हैं। उसके बाद ये हमारे पास आर्ट्स की बुक है, ये हमारे पास इंग्लिश की बुक है, उर्दू की है, इस्लामियत है, तर्जमतुल कुरान है, और ये हमारे पास पाक स्टडी की बुक है। तो ये बुक्स जो है, उसके बाद हमारे पास है कुछ सजेशंस हैं। सजेशंस में सबसे पहली बात जो है वो है अटेंडेंस। अटेंडेंस देखिए, एक बच्चा फ़र्ज़ किया एक दिन छुट्टी करता है, एक दिन वो नहीं आता, 10 दिन का टेन्योर है, एक दिन वो नहीं आया, एक दिन में 8 टीचर्स ने अपना अपना लेक्चर पढ़ाया, ठीक है। जो पहली मर्तबा पढ़ाया जाता है उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, उसकी तासीर हम कह लें वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर बच्चे ने उस दिन छुट्टी कर ली, उसने वो सबक, उसका 8 सबक उसके रह गए, ठीक है, तो ये उसका मेरे ख्याल में बहुत बड़ा लॉस है, जो उसको इस तरीके से कभी भी नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को जो है वो छुट्टियां ना कराएं। बाज़ औक़ात हमारे पास जो है कुछ ऐसी वजूहात भी आती हैं जो हमें नहीं लगता कि ये छुट्टी के लिए मौजू है, ठीक है। बहरहाल आप समझदार हैं, आप देख सकते हैं कि छुट्टी कराने कब ज़रूरी होती है कब नहीं। उसके बाद हमारे पास है ट्यूशन एकेडमी के बारे में है। ट्यूशन एकेडमी के बारे में ये है कि तकरीबन जो है मेरे ख्याल में 80% स्टूडेंट्स जो है वो ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं या फिर किसी एकेडमी में जा रहे होते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो वो ये आता है कि स्कूल में कोई और काम चल रहा है, ट्यूशन वाला या एकेडमी वाले कोई और काम करा रहे हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 और ट्यूशन पे एकेडमी पे वो कराया जा रहा है चैप्टर 8, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो मुझे बताएं, क्या बच्चे में इतनी एबिलिटी है 9-10 के बच्चे में कि वो बेचारा चैप्टर 3 को अलग से तैयार करे और चैप्टर 8 को अलग से तैयार करे? ये उसके साथ जुल्म नहीं है? स्कूल जो है उसका काम सबसे ज़्यादा अहम होता है, चाहे कोई भी स्कूल है। ट्यूशन एकेडमी हेल्प करने के लिए होते हैं। आप कोई भी ट्यूशन भेजते हैं, एकेडमी भेजते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये हेल्प आउट करने के लिए होते हैं स्कूल के वर्क को, ना कि बच्चे को बर्डनाइज करने के लिए होते हैं, ठीक है। हम बच्चे को स्कूल का बर्डन अलग से देते हैं, एकेडमी का बर्डन अलग से देते हैं, ठीक है। फिर हम उनसे दोनों जगहों पर परफॉर्मेंस मांग लेते हैं, स्कूल में परफॉर्म करके दिखाओ, एकेडमी में परफॉर्म करके दिखाओ। मुझे ये बताएं, ये बच्चे के साथ जुल्म नहीं है? बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं होगा तो क्या करेगा? बच्चा तंग नहीं होगा, घर में चीखेगा चिल्लाएगा नहीं, छुट्टियां नहीं करेगा, बहाने नहीं करेगा, तो और क्या करेगा? तो ये एक टेक्निकल मिस्टेक है, इसको अवॉइड करें। अगर आप ट्यूशन एकेडमी में बच्चे को भेजते भी हैं तो उनको कहें कि इसको स्कूल में एनहांस करें, इसके स्कूल वर्क को बहुत अच्छे से कराएं, इसकी स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाए। आप इसको हेल्प आउट करें स्कूल के काम के लिए, इसकी डायरेक्शन चेंज ना करें, ठीक है ना। फिज़िक्स में मैं क्योंकि फ़िज़िक्स का टीचर हूँ, 2 चीज़ें हम बताते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है। एक स्टूडेंट को भी मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अगर उसने ज़िंदगी में कामयाब होना है, उसके लिए डायरेक्शन का सही होना भी ज़रूरी है और उसकी मैग्नीट्यूड का भी सही होना ज़रूरी है। दोनों चीज़ें होंगी तो ही स्टूडेंट कामयाब होगा। और हम उसको जो है
स्कूल में चलाएं नॉर्थ की डायरेक्शन में और एकेडमी में चलाएं साउथ की डायरेक्शन में, तो क्या वो अभी मंजिल पे पहुंच पाएगा? कभी कभी नहीं पहुंचेगा। तो ये चीज़ सीखने वाली है। उसके बाद है यूनिफॉर्म के बारे में। जो है यूनिफॉर्म के बारे में ये है कि बाज़-औक़ात जो है बच्चे जो है वो जर्सी वगैरह, जैकेट वगैरह ऐसी पहन के आ जाते हैं जो स्कूल की यूनिफॉर्म के मुताबिक नहीं होती। और साफ ज़ाहिर है डिसिप्लिन मैटर्स, डिसिप्लिन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है, तो हम स्कूल में वो नहीं पहनने देते। तो दो चीज़ें इससे होती हैं, एक तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं सर्दी है, अगर बच्चे को वो चीज़ उतारनी पड़ती है तो सारा दिन सर्दी उसको लगती है, और दूसरा जो है बच्चा उसको फील करता है। 9-10 के बच्चे में ईगो पैदा होना शुरू हो जाती है। 9-10 से जो है बच्चे में ये चीज़ जड़ पकड़ना शुरू हो जाती है, उसको वो फील करता है कि मुझे क्यों कहा गया, मुझे ये चीज़ क्यों कही गई है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप उसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल ठीक कर दें, उसकी जर्सी भी वही हो जो स्कूल की है, तो ये भी जो है चीज़ जो है इसको ठीक करना ज़रूरी है। बिहेवियर के बारे में ये है कि बिहेवियर के बारे में जो है हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुल्तान में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें तरबियत का प्रोग्राम चल रहा हो। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं, आप बता दें मुझे कि जहाँ पे तरबियत का प्रोग्राम चल रहा हो। मेरे ख्याल में तालीम भी बहुत ज़रूरी है और तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, और एक इदारा जो है उसमें तालीम के साथ साथ तरबियत का ख्याल रखा जाना भी बहुत ज़रूरी है। और हम यहाँ पर एक पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं तरबियत का, और ये इसीलिए चला रहे हैं कि बच्चों के बिहेवियर को सही किया जा सके। आजकल आप देख सकते हैं कि जिस तरह का दौर चल रहा है, मोबाइल जिस तरह के आम हो गए हैं, ठीक है, वो जिस तरह की गेम्स खेल रहे हैं, जिस तरह का सोशल मीडिया आम हो गया है, तो बच्चों के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। वो चीज़ें देखते हैं, वहाँ से सीखते हैं, उनकी सीखने की उम्र है। तो हम उनको जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है तरबिया प्रोग्राम में कुरान की कोई आयत बताते हैं, उसकी जो है तफसीर बताते हैं, उनको समझाते हैं, हदीस समझाते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनको हम इस्लामी जो है वो तरीक़ाकार के मुताबिक ढालें। और ये सबसे अच्छी बात है कि अगर हम उनको तालीम भी दे सकें और उनको तरबियत भी दे सकें, और इसमें हम दोनों ने अपना किरदार अदा करना है, वालिदैन ने भी और टीचर्स ने भी। ये मुकम्मल तौर पर जो है वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये टीचर्स की ज़िम्मेदारी भी है। हम लोग भी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपने हिस्से का काम करें। उसके बाद पनिशमेंट के बारे में ये है कि पनिशमेंट नहीं दी जाती जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना, और कोशिश करते हैं कि हम उसको अवॉइड करें, ठीक है। तो अगर ये दी भी जाती है तो आम तौर पर तालीमी मामलात पे नहीं होती, बच्चे के बिहेवियर के बारे में होती है। अगर वो ठीक हो जाए तो पनिशमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास है बुक्स के बारे में है कि अक्सर बच्चों की जो बुक्स हैं क्लासेस में या तो फटी हुई होती हैं, उनकी बाइंडिंग सही नहीं होती, या फिर वो गुम कर बैठते हैं। तो मेरे ख्याल में डर से वो घर बताते नहीं हैं कि हमारी बुक्स गुम हो गई हैं, कि हमें नई लेकर दें। और कई कई अरसा तक वो ऐसे बैठे रहते हैं, उनको काम करने को याद करने को दिया जाए तो वो बैठे रहते हैं। साथ ही दूसरे साथी ने भी तो अपनी बुक से पढ़ना है। और उसके अलावा जो हम मार्क करवाते हैं डेफिनेशंस के, आप ये डेफिनेशन मार्क करें, ये MCQ मार्क करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करें, उसके पास बुक ही नहीं है तो वो कहाँ से मार्क करेगा। तो उनके पास जो है बुक्स की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, सही हालत में हो, बाइंड की हुई हो। तो उसके बाद जो है स्टेशनरी के बारे में हम बात करते हैं। स्टेशनरी में ख़ास तौर पर ये मसला आता है जब हमारे एग्ज़ाम चलते हैं। उसमें बच्चा किसी से कैलकुलेटर मांग रहा है, किसी से स्केल मांग रहा है, किसी से क्या मांग रहा है। तो हम लोग तो बात करने की इजाज़त नहीं देते एग्ज़ाम में, आपको पता है डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है। तो ख़ास तौर पर जो बच्चे की स्टेशनरी है वो पूरी होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जैसे कैलकुलेटर्स अक्सर बच्चों के नहीं होते, तो ये चीज़ें जो है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद होमवर्क है। 9-10 के बच्चों को इतना ज़्यादा होमवर्क हम लोग नहीं देते, याद करने का काम होता है, लिखने का काम इतना ज़्यादा नहीं होता। ख़ास तौर पर थोड़ा सा जैसे आप मैथ का होमवर्क है वो तो लाजमी है, बच्चे ने यहाँ पे भी सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, घर से भी उसको करके आना है, क्योंकि मैथ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। फिज़िक्स के हम लोग न्यूमेरिकल्स देते हैं, न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर समझाते हैं, यहाँ पे लिखवा के भेजते हैं कि घर जाकर आप इनको करके आना। तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि घर जाकर जब उनकी प्रैक्टिस करेंगे, एक दफ़ा उनकी जो है ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो उनको जो है अच्छे तरीके से समझ आएंगे। और केमिस्ट्री की टेस्ट योरसेल्व्स होती है। इस तरह से जो भी होमवर्क दिया जाता है तो आप इसमें ज़रा नज़र रखा करें कि बच्चा होमवर्क कर रहा है या नहीं। ट्यूशन एकेडमी है तो वो भी इसको उनको कहें कि लाजमी करें कि होमवर्क बच्चों को करा कर भेजें। ठीक है, ये हमारा सेशन ख़त्म हुआ। उम्मीद काफ़ी है कि आपको इसमें से कुछ अच्छी बातें सीखने का मौका मिल गया होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।